दोस्तों हम आज आईवीएफ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आईवीएफ के बारे में बहुत सी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, जिसमें हमारी एक एक्सपर्ट की टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नेहा, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आईवीएफ क्या है? आईवीएफ, जिसको ले भाषा में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की एक हायर ट्रीटमेंट है, जिसमें वैसे भी जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं या कपल हमारे पास आ रहा है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसमें मेल पार्ट को हमारे एंडोलॉजिस्ट और फीमेल पार्ट को हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ एक्सपर्ट उसको एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएशन में अगर हमें लगता है कि कोई ग्रॉस मिस्टेक है, कोई ग्रॉस प्रॉब्लम है, तो पहले हम उसको ट्रीट करते हैं एंड फिर हम बेसिक ट्रीटमेंट से उसको स्टार्ट करते हैं। अगर बेसिक ट्रीटमेंट से पेशेंट कंसीव कर लेता है तो दैट्स फाइन। अदरवाइज जैसे कि एआरटी का जो बेसिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारा आता है ओवुलेशन इंडक्शन करना, मतलब प्लेन एग को ग्रो कराना एंड पेशेंट को ये बताना कि कब टाइमली इंटरकोर्स करना है। अगर 4-5 साइकिल वो देते हैं, अगर उससे नहीं ट्रीट हो पाता पेशेंट, तो हम फिर हायर ट्रीटमेंट पे जाते हैं, दैट इज़ आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें बेसिकली एग को ग्रो कराया जाता है पेशेंट के, और जब वो रप्चर होने वाला होता है या रप्चर हो चुका होता है तो उसके इमीडिएटली हम उसको सैंपल को प्रिपेयर करके इंसेमिनेट करते हैं। फिर भी 2-3 आईयूआई करने के बाद भी अगर कपल कंसीव नहीं करता है, फिर हम उसके बाद आईवीएफ में स्विच करते हैं। आईवीएफ के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सेकेंड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होगा? एग एंड स्पर्म से। तो एग बनाने के लिए हमें जो फीमेल पार्टनर है उसको 10 से 12 दिन के इंजेक्शन देने होते हैं, जिससे हम उनके एग ग्रो कराते हैं। जब वो हमारे डिस्टाइन साइज़ के हो जाते हैं, उस दिन हम एनेस्थीसिया में उन एग को रिट्रीव करते हैं। सेम डे हस्बैंड के सैंपल से लेकर उसको लैब में फ्यूज़ कराया जाता है, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हम 5 डेज़ तक एम्ब्रियो को फॉलो करते हैं और उसके बाद उस एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो या तो सेम साइकिल में या फिर उसके नेक्स्ट मंथ में, जब भी हम यूट्रस प्रिपेयर करके सेकंड स्टेप में उसको यूट्रस में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कुछ केसेस में, ये तो हुआ सिंपल आईवीएफ के बारे में, लेकिन कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है स्पर्म का नंबर बहुत कम है या बहुत पुअर है क्वालिटी। उस केस में हमें इंडिविजुअल स्पर्म को इंडिविजुअल एग से मिलाना होता है, जिस प्रोसेस को हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। जैसे स्पर्म हमें कई बार सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, उसमें एंड्रोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड उसको फ्यूज़ कराने में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं हमारे, ये सारे टर्म्स इन जनरल लोग आईवीएफ के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली ये सारे के सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ही पार्ट हैं। अगला सवाल मेरा हमारे जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रमन, उनसे है कि हमें आईवीएफ लैब चुनने से पहले क्या-क्या सावधानियां रखना है, कैसे चुना जाए? देखिए डॉक्टर साहब, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि एक्चुअली आईवीएफ सेंटर को सही को चुनना कैसे है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल इतने ज़्यादा आईवीएफ सेंटर्स हैं कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे जैसे शहरों में, जब बड़े शहर हैं, वहाँ तो हर गली में आईवीएफ सेंटर है ना। बट समझने वाली बात है कि इतने सारे आईवीएफ सेंटर इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे लोग करने को रेडी हैं, और इनफर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम है ना। अगर हम देखें तो सीमन काउंट्स डिक्लाइन पे हैं, फर्टिलिटी जो है वो पूरी ओवरऑल जो है वो डिक्लाइन पे हैं, बच्चे बहुत लेट कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स हैं, उनके करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसमें कहीं फैमिली प्लानिंग फिट नहीं हो पा रही, और फिर जब वो रियलाइज़ करते हैं तो वो बहुत लेट हो जाते हैं, है ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस में। तो इतनी कंपटीशन जब होगा तो फिर ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दावे भी होते हैं, पूरी मार्केट जो है वो एक तरह से कमर्शियल हो गया है, एथिकल और एक कह सकते हैं मेडिकल होने के बजाय, है ना। तो सबसे पहले तो 3 लोगों को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो 3 पिलर्स हैं आईवीएफ के ना। तो एक तो एंड्रोलॉजिस्ट, यानी जो एक यूरोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने फिर अपनी ट्रेनिंग एंड्रोलॉजी में की है, जो स्पर्म्स को निकालना जानते हैं, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझ सकते हैं, वो होने बहुत ज़रूरी है। पहले तो वही बहुत कम जगह पे सेंटर्स में अवेलेबल हैं। दूसरा, फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हो, जिन्होंने अलग से ट्रेनिंग की हो, इसमें कोई नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं इसको कर सकता एज सच। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि उनका बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोसीजर्स किए होने चाहिए।
तो ये मीट करना। फिर एक पैराफर्नेलिया है, काउंसलर्स होते हैं उसमें, टीम के अंदर एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए स्पेशलाइज होते हैं, और जो नर्सिंग स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, सबको मालूम होना चाहिए कि भाई आईवीएफ लैब के अंदर नहीं जा सकते, ये एक बहुत स्पेशल एरिया है, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इमोशनल चैलेंजेस पेशेंट्स को आते हैं। तो ये सबको डील कराने के लिए एक पूरा आईवीएफ सेंटर ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी टीम हो, यानी एंड्रोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ये सारे लोग होने चाहिए। और ये तो मेन 3 पिलर हैं, ये तो होने ही चाहिए हर जगह पे। जब वो जाते हैं एज अ कपल, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उनका जो मेल है उसको भी देखा जाए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ सिर्फ लेडी डॉक्टर हो, वो सिर्फ फीमेल पार्टनर को देख लें, और मेल को देखने के लिए कोई हो ना, बस एक सीमन के आधार पे ही सारे डिसीजन लिए जाएं, और फिर सीमन नहीं हो तो उसको बाईपास करवा दें डोनर के नाम पे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि ये टीम हो। फिर नेक्स्ट है कि लैब की क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लैब की जो क्वालिटी है, देखिए कहीं भी आप जाते हैं, कई रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो आप देखते हैं अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट हैं, छोटे तरह के भी हैं, बड़े भी हैं, 5 स्टार भी हैं। तो ऐसे ही लैब के साथ भी होता है ना। जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो सामान लगेगा, तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो हर कोई सेंटर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, और उसमें जितनी क्वालिटी है हर चीज़ की बहुत अलग है। कई बार बाहर से विदेशों से सामान मंगाना पड़ता है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपकी लैब जो है उसमें कितना स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उस सेंटर की साफ़ सफाई कैसी है, स्पेशली जब आप ओटी जाते हैं तो वहाँ पे कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से लोग अपने प्रोफेशनली उसमें अटायर में हैं, और कितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझ आती हैं। और तीसरी चीज़ जो हमको देखनी चाहिए, मुझे लगता है इंपॉर्टेंटली, वो है सक्सेस रेट्स, है ना। तो जो टीम है जिन्होंने भी अभी तक काम किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कब से वो काम कर रहे हैं, और अगर लैब जो है, अगर पुराना लैब है तो उसके अंदर कोई पेशेंट्स हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि इनका सक्सेस रेट कैसा रहा है, क्या कोई जानकारी जिन्होंने आपको रेफ़र किया है उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये 3 बातें मोटी मोटी हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो जो स्टाफ है वहाँ पे वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, नहीं कि बस एक जना ही आईवीएफ सेंटर चला रहा है, बाकी सब आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, वहाँ परमानेंटली नहीं है। और दूसरा वो लैब की क्वालिटी और सेंटर की क्वालिटी, और तीसरा उसके सक्सेस रेट्स जो अपने आप ही आ जाएंगे जब पहले 2 चीज़ें फुलफिल होंगी। तो डॉक्टर सर, जैसा कि आपने बताया कि आईवीएफ में लैब बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर शिल्पा आप हमें बताइए कि आईवीएफ के अंदर लैब का क्या इम्पोर्टेंस है? तो डॉक्टर साहब, आपका जो सवाल है वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि लैब का क्या रोल होती है एक आईवीएफ में। तो जो अपना भ्रूण होती है, भ्रूण का डेवलपमेंट होती है गर्भ विषय में ना, तो उसमें जो एनवायरनमेंट होती है वो सेम एनवायरनमेंट हमें लैब में दिखाना होता है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि साफ़ सुथरा एयर होनी चाहिए, उसमें रोज़ क्लीनिंग होनी चाहिए, कोई ऐसा इंसान उसके लैब के अंदर नहीं जाना चाहिए जिसको पता ना हो, ताकि हमारे कंटामिनेशंस ना हो। और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि CO2 का लेवल चेक करना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। और जो अपना भ्रूण बनती है, हम उसको सेम एनवायरनमेंट देना है जो गर्भ में है, ताकि अपना भ्रूण जो है वो अच्छी क्वालिटी के बने। अगर वो पैरामीटर्स सही नहीं होते तो भ्रूण में असर हो सकती है, जिससे आपके रिजल्ट्स में असर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर शिल्पा, आपने बताया लैब का क्या इम्पोर्टेंस है। अब आईवीएफ किन लोगों को कराना चाहिए, किन पेशेंट्स को इनकी ज़रूरत पड़ती है, वो डॉक्टर ने यहाँ आप हमें बताइए। डॉक्टर काब, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आईवीएफ की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है। तो पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ कुछ केसेस में तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि उसमें तो बिना आईवीएफ के कंसीव कर ही नहीं सकते। जैसे कि जिन महिलाओं के, जिन फीमेल्स की ट्यूब्स बंद हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से हों, तो उसमें कोई और तरीका नहीं है नेचुरली कि हम उनको, या कोई छोटा ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से बिना आईवीएफ के उनको कंसीव नहीं कराया जा सकता। दूसरा, वो पेशेंट, कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर जो है रन करता है, तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को अगर हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में ना आए, आगे आने वाली जनरेशन को इससे हम कैसे बचा सकते हैं, तो आईवीएफ इज़ द ओनली मीन्स कि हम, एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं PGD-M, उसमें उस पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रोब बना के जो एम्ब्रियो बनाया गया लैब में, उस पर टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर उस टेस्टिंग में वो एम्ब्रियो अफेक्टेड है तो वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसफ़र, और अगर वो अफेक्टेड नहीं है तो वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र एंड गेट द अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। दूसरा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनका काउंट अच्छा नहीं है, या तो मोटिलिटी बहुत ख़राब है या काउंट बहुत कम है। उन केसेस में IVF इज़ ए रिलेटिव इंडिकेशन, इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड इंडिकेशन। एंड कुछ फीमेल्स की AMH हम देखते हैं आजकल
बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि AMH बहुत कम हो गया है एंड एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस केसेस में भी IVF इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। फिर भी सब कुछ करके भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, फिर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ग्रॉसली कुछ भी गलत नहीं दिखता, लेकिन उनमें नेचुरली ट्राई करने पर या स्मॉल ट्रीटमेंट लेने से या हमारे जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के स्मॉल ट्रीटमेंट हैं जैसे IUI करने से भी रिजल्ट नहीं आता, तो उन केसेस में भी फिर हमें अल्टीमेटली IVF पे स्विच होना पड़ता है। ठीक है मैडम, आपने ये क्लियर कर दिया कि IVF की किन लोगों को ज़रूरत है। मैं और डिटेल में समझना चाहता हूँ कि लोगों में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, लोगों में मिसकंसेप्शन है कि IVF की बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, तो आप इसके बारे में आप लोग सभी डिटेल में आगे बताएं। एक मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है कि एंड्रोलॉजिस्ट बहुत फेस करता है वो ये है कि लोगों को लगता है कि एंड्रोलॉजिस्ट का कोई काम ही नहीं है IVF लैब में, है ना। जबकि हम जानते हैं सभी के 50% ऑफ द इनफर्टिलिटी जो कपल की होती है, यानी अगर एक हस्बैंड वाइफ है वो नहीं कंसीव कर पाए तो 50% कारण उसमें पुरुषों की वजह से होता है ना। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन पुरुषों को वो सेवा नहीं मिल पाती इनफर्टिलिटी सेंटर पे जहाँ पे उनको देखा जा सके, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे लेडी डॉक्टर होते हैं, और लेडी डॉक्टर होते हैं तो फिर वो मेल को तो नहीं एग्जामिन कर पाते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ देख के ही मालूम चल पाती है और रिपोर्टों में नहीं आती हैं। तो आमतौर पे जब हम एक मेल पेशेंट वहाँ जाता है तो उसको लगता है कि मेरा तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो फीमेल्स के लिए है, वही जिम्मेदार हैं फर्टिलिटी के लिए, है ना। और इसी वजह से ये सोसाइटी में एक नॉर्म है कि नहीं, ये तो भाई अगर कोई इनफर्टिलिटी या बांझपन है तो वो लेडीज़ की वजह से हो रहा होगा, जेंट्स का उसमें कोई रोल नहीं होगा। वो और ज़्यादा कह सकते हैं कि वो और रीइंफोर्स होता जा रहा है, क्योंकि जब IVF सेंटर जा रहे हैं तो मेल का तो सीमन करा के उनकी छुट्टी हो जाती है, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं होता कोई बिल्कुल भी, है ना। तो ऐसा नहीं है। 50% लोगों में कपल्स में जो इनफर्टिलिटी मेल की वजह से है, उसको देखने के लिए एक एंड्रोलॉजिस्ट होता है, वो पूरा को चेक करता है, वो सीमन को भी चेक करता है, और फिर उसके कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं। कई बार जब स्पर्म निल होते हैं या बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते हैं, जब IVF नहीं कर सकते या नॉर्मल सीमन इजैकुलेशन में हमें रिजल्ट नहीं मिल सकते, तो फिर कहीं ना कहीं हमें थिएटर में घुसना पड़ता है, सीमन को निकाल के देना पड़ता है ताकि वो एम्ब्रियो बन पाए। तो एक और मिसकंसेप्शंस भी होते हैं पेशेंट्स में कि एम्ब्रियो मिक्सिंग के बारे में, कि उनके जो भ्रूण होते हैं वो दूसरे में ट्रांसफ़र होती है या फिर किसी और का दिया जाता है। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी इस बारे में वो है कि ये लॉ के ख़िलाफ़ है, तो एम्ब्रियो मिक्सिंग नहीं होती है, इट्स अ इलीगल थिंग। और सेकेंडली जो चीज़ हम लोग मॉनिटर करते हैं, स्पेशली क्राफ्ट में हम लोग जो फीचर्स हमारे पास है ताकि हम एम्ब्रियो मिक्सिंग को प्रिवेंट कर सकें, वो है कि हमारे पास डबल मॉनिटर सिस्टम है, जिसमें ये होता है कि आप जब एनरोल करते हो हमारे हॉस्पिटल में एंड आप जब जाते हो हमारे हॉस्पिटल से, इनके बीच में जो जो प्रोसीडियर्स हो रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो, आपके एम्ब्रियोज बन रहे हैं, आपके oocyte रिट्रीवल हो रही है, सारे प्रोसीडियर्स के अपडेट्स आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है। इवन आपके जो भ्रूण बनते हैं उनके भी फ़ोटोज़ हम आपके व्हाट्सएप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम आपके यूट्रस में कौन से भ्रूण डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रिवेंट होती है अपना एम्ब्रियो मिक्सिंग की चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि पॉसिबल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है IVF के बारे में कि इंजेक्शंस बहुत पेनफुल है। ठीक है, वो नॉर्मल इंजेक्शन है, अब तो वैसे भी इंजेक्शंस इतने अच्छे आ गए हैं, दे आर वाटर बेस्ड इंजेक्शन, ठीक थोड़ा बहुत पेन होता है बट उतने भी पेनफुल नहीं है कि हम इंजेक्शंस लगा नहीं सकते। फिर काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि है ना बेबी जो होगा IVF से वो बेबी एबनॉर्मल होगा, उसमें कोई अनॉमली होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बेबी उतना ही नॉर्मल होता है जितना कि नेचुरल कंसेप्शन से हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि IVF से मेल ही पैदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो लॉ के हिसाब से ना ही अदरवाइज ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल कि उससे बॉय ही हो। दूसरा, IVF में कई बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें पूरा टाइम आराम करना पड़ेगा या प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी या हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। ये सारे मिसभ्रांति हैं। प्रेगनेंसी 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी IVF की वैसी ही होती है जैसी अदरवाइज नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, और कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी रिलेटेड IVF पर से नहीं इंक्रीज होते, और मोड ऑफ डिलीवरी तो डिपेंड्स ऑन ऑब्स्टेट्रिशियन या उस समय पेशेंट की कंडीशन कैसी है वो उस पर ही डिपेंड करता है। IVF उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। कुछ पेशेंट को ये होता है कि रिपीट IVF कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि रिपीट IVF के भी 50 to 60% चांसेस होते हैं, तो रिपीट IVF से सक्सेस मिल सकती है आपको। तो इस कंसेप्शन में नहीं रहिए कि एक IVF फेल हो गया, 2 IVF फेल हो गए तो हम कंसीव ही नहीं कर सकते।
ठीक है मैडम, आपने सारी डिटेल्स हमें बताई। मेरा आखिरी सवाल इसमें यह है कि आईवीएफ में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई परेशानियां भी होती हैं क्या? आईवीएफ में जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इन जनरल तो आईवीएफ बहुत सेफ प्रोसीजर है, बट फिर भी दो चीज़ें हैं जो कि मतलब कई बार पेशेंट भी पूछते हैं और मैं बताना चाहूँगी। एक तो है OHSS। OHSS हर पेशेंट में नहीं होता। बेसिकली OHSS उन फीमेल पेशेंट में होने की पॉसिबिलिटी होती है जिनके नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं फॉर उन पेशेंट्स के लिए, हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हार्मोन देने का, जिसमें कि वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो गया है। अगर उसके बावजूद भी पेशेंट OHSS में जाती है, जिसको हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बेसिकली पेट में फ्लूइड, ओवरी काफ़ी स्वेल्ड हो जाती हैं, असाइटिस हो जाती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाता है, लंग्स में भी फ्लूइड बढ़ जाता है जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। तो उसको भी अर्ली सुपरविजन और उससे हम काफ़ी हद तक, बल्कि 99.9% हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो बेसिकली वो भी अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। सेकंड है मल्टीपल प्रेगनेंसी इशू। वो इसलिए अराइज होता है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं 2 से 3। तो जब हम 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं सक्सेस बढ़ाने के लिए, तो उससे ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस हमारे इन नॉर्मल कंसेप्शन से 20% ज़्यादा हो जाते हैं। वो भी मैनेजेबल हैं। तो बेसिकली यही 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने वाली होती हैं। बाकी तो ठीक है, मतलब आईवीएफ इज़ ए सेफ प्रोसीजर। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने अभी तक आईवीएफ के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी, समझी। इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहें तो हमसे जुड़े रहें, अपने सवाल कुछ जानना चाहें तो हमें भेजें।